स्वीट होम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीसू का ऑपरेशन करना था। इस चक्कर के अंदर ह्योंगसू, सैंगवॉक और यूरी एक गाड़ी के अंदर बैठ के बाहर गए, लेकिन उनकी गाड़ी को एक मॉन्स्टर ने बहुत बुरी तरीके से धक्का देके गिरा दिया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें योनह्योक दिखाया जाता है, जिसे बाहर का शोर सारा सुनाई दे गया था कि वो लोग नहीं बचे हैं, और अगर नहीं बचे हैं इसका मतलब है कि कोई भी मेडिकल हेल्प योनह्योक के पास में नहीं आएगी, ना ही वो उन चीजों से जीसू का ऑपरेशन कर पाएगा। यानी उसके पास में जो भी आइटम है उसी से उसे ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाड़ी डैमेज होने के कारण सारे एक वक्त के लिए तो बेहोश हो गए थे, लेकिन इसी वक्त योनसू उठ जाता है और वो मॉन्स्टर ऑलमोस्ट इसको मारने के लिए आगे आने वाला था। योनह्योक जीसू को समझाता है और सारे डिस्क्लेमर दे देता है कि बाहर जो लोग गए वो मदद नहीं ला पाए हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें एनेस्थेशिया नहीं दे पाएंगे, तुम बिल्कुल होशो आवाज में रहोगी। हो सकता है कि दर्द के मारे तुम बेहोश भी हो सकती हो, कि तुम कोमा में भी जा सकती हो, और इस दर्द को अगर नहीं सहन कर पाई तो तुम मर भी सकती हो। लेकिन जीसू के पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसी के कारण वो योनह्योक को कह देती है कि तुम ऑपरेशन स्टार्ट करो। योनह्योक दर्द से बचने के लिए जीसू के मुंह के अंदर एक नैपकिन डाल देता है, ताकि अगर वो चिल्लाए या फिर बाइट करे तो उसके ऊपर कर सकती है। इसी के साथ हम बाहर का सीन देखते हैं कि उस बड़े से मॉन्स्टर की आवाज सुनते ही मिस्टर गिल भी बाहर आ गए थे, ताकि वो उस बड़े से मॉन्स्टर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर सके। वो एक बॉटल के अंदर आग लगाते हैं और उस बड़े से मॉन्स्टर के शोल्डर के ऊपर फेंकते हैं। एक बार के लिए तो मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि मिस्टर गिल खुद भी इन्फेक्टेड हो गए थे और बहुत भयंकर तरीके से उनके नोज में से ब्लड निकल रहा था। वो ह्योंसू को उठाते हैं और साइड में लेके जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनकी तरफ आगे बढ़ता ही जा रहा था। तो मिस्टर गिल ह्योंसू को दूर कर देते हैं कि अगर मरेंगे तो वो खुद मरेंगे। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पे हमारी फायर फाइटर पहुंच जाती है, वो भी एक बाइक के साथ नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक फायर ट्रक को लेके, और सीधा का सीधा उस मॉन्स्टर के अंदर घुसा देती है। अंदर वाले लोग भी ये सारी चीजें देखना शुरू कर देते हैं। मिस्टर गिल की जान बच गई थी, लेकिन ये क्यों की जान खतरे के अंदर आ जाती है, क्योंकि मॉन्स्टर उठता है और उसके फायर ट्रक को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में ये क्यू को भी होश आ जाता है और वो उस ट्रक से निकलने की कोशिश करती है, क्योंकि उस ट्रक को ये बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर गिराने वाला था। यहाँ दूसरी तरफ ऑपरेशन के कारण जीसू को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बेहोश ही हो जाती है। दूसरी तरफ अब सैंगवॉक को होश आ चुका था और वो यूरी को उठाने के लिए भागता है, क्योंकि यूरी बहुत बुरी तरीके से गाड़ी के अंदर ही फंसी हुई थी। वो सीट बेल्ट को काटता है और यूरी को बाहर निकालता है। हमें पता चलता है कि उस गाड़ी के अंदर से पेट्रोल लीक होने लगा था। हम ईक्यू को भी देखते हैं, जो कि इस वक्त उस ट्रक से बाहर निकल गई थी। यहाँ पे सैंगवॉक भी यूरी को सही जगह पे रख देता है। पता चलता है कि एक जगह पे काफी ज्यादा आग लग गई है और कोशिश किया जा रहा था कि इस जाइंट मॉन्स्टर को भी उसी आग के अंदर डाला जाए। इसी के कारण ईक्यू वापस से उस ट्रक के अंदर बैठती है और फुल पावर का इस्तेमाल करती है और उस मॉन्स्टर को धक्का देने लगती है, ताकि वो मॉन्स्टर आग की तरफ जाता रहे। लेकिन वो मॉन्स्टर भी कम नहीं था, वो भी ईक्यू के इतने बड़े फायर ट्रक को पीछे से धक्का देता है। इन दोनों के फाइट में कहीं ना कहीं ईक्यू जीत जाती है, क्योंकि वो मॉन्स्टर को एक बार में चकमा देके सीधा बहुत बड़ी खाई से नीचे गिरा देती है, और उसके बाद में जितने भी मटेरियल मलबे के अंदर आग लगी थी उस सारा मलबा उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देती है, ताकि वो मॉन्स्टर वहीं पे जल के मर जाए। यहाँ अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त तक जीसू का ऑपरेशन खत्म हो गया था और इन लोगों को ये नहीं पता था कि इन्फेक्शन फैलेगा या नहीं फैलेगा, यानी कि अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रे ही की जा सकती थी। जे योन जैसे योनह्योक को बाहर आते हुए देखता है तो पूछता है कि जीसू कैसी है, क्या उसे होश आया? तो योनह्योक बताता है कि अभी तो उसे होश बिल्कुल भी नहीं आएगा, उसे बस रेस्ट की और तुम्हारी भगवान की प्रे की जरूरत है। योनह्योक अंदर आ गया था जीसू को देखने के लिए। ये क्यू जो फायर ट्रक लाई थी उसे फुल पानी से भर के लेके आई थी, इसी के कारण वो अब इस पूरे पानी को ट्रांसफर कर देती है, ताकि सारे लोगों को एक दिन का एटलीस्ट पानी मिल सके। ये क्यू अब आ गई थी तो मिस्टर गिल से भी मिलती है, उनके हालचाल पूछती है, और मिस्टर गिल ने ये क्यू को लाने के लिए कुछ कहा था। वो एक पंप था, क्योंकि यूरी को अस्थमा था, इसी के कारण उन्होंने ई क्यू से एक पंप मंगाया था। साथ ही वो उनसे ये भी पूछती है कि पीछे की सिचुएशन कैसी थी, क्या अभी सारी चीजें ठीक है या नहीं है। इतनी ही देर के अंदर अब यहाँ पे योनह्योक आ गया था। अब जैसा कि ये क्यू आर्मी वालों से बच के आई थी, इसी के कारण वो योनह्योक से सारी की सारी चीजें पूछने लगती है कि आखिर इस वक्त तक योनसू की हाल क्या है, उसके अंदर कोई सिम्टम दिखने स्टार्ट हुए, क्या वो मॉन्स्टर बना नहीं बना, या फिर यहाँ पे पीछे क्या क्या हुआ, उसे एक एक चीज पूछनी थी। लेकिन योनह्योक को कुछ डाउट आ जाता है, इसी के कारण वो कहता है पहले तुम बताओ कि बाहर का क्या सीन है, क्या हम बच सकते हैं और क्या आर्मी वाले हमारी मदद करने के लिए आएंगे। जब तक तुम कुछ नहीं बताओगी तब तक मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जिसके बाद सीन यूरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो अब तक होश में आ गई थी और मिस्टर गिल उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर उसे क्या जरूरत थी बाहर जाने की, और आज के बाद वो बाहर कभी भी नहीं जाएगी। उसके पास में सैंगवॉक भी बैठा था, जो कि इस वक्त सिगरेट पी रहा था। मिस्टर गिल यूरी को उसका अस्थमा पंप दे देते हैं, जबकि यूरी पूछती रह जाती है कि आखिर आपके पास में ये पंप आया कहाँ से। मिस्टर गिल क्योंकि यूरी की काफी ज्यादा चिंता किया करते थे, चाहते वो सैंगवॉक के मुंह से भी सिगरेट को निकाल के फेंक देते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम्हें मरने का क्या शौक है, इतना ही मरने का शौक है तो जाके बाहर खड़े हो जाओ। और वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं। बेचारा सैंगवॉक तो सोचता ही रह जाता है कि मैं यहाँ पे मॉन्स्टर से लड़के आया, मैं अपनी जान की बाजी लगा के आया, ये अंकल मुझे थैंक यू बोलने के बजाय उल्टा चिल्ला रहे हैं मुझ पे। तो यूरी समझाती है कि उनके मन में कुछ नहीं है, बल्कि ये उनका वे है थैंक यू बोलने का। इसी के साथ हम जे योन को देखते हैं, जो कि इस वक्त अकेला बैठ के काफी ज्यादा पी रहा था आज, क्योंकि उसे जीसू के लिए डर
डर लग रहा था कि क्या जीसू जिंदा भी बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। इसी वक्त सैंगवॉक आ जाता है। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। सैंगवॉक आके जेह्योन को मना कर देता है कि तुम आखिर इतनी क्यों पी रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जेह्योन इतना ज्यादा परेशान था कि सैंगवॉक भी उसी के साथ में बैठ जाता है और ये दोनों मिलके पीने लगते हैं और अपनी कई सारी बातें भी करने लगते हैं। अब जैसा कि यी क्यू को सब कुछ जानना था, इसी के कारण वो डायरेक्ट ह्यूनसू के पास पहुंच जाती है और आते उसके हाथ पे कट लगा देती है, लेकिन ह्यूनसू का हाथ काफी ज्यादा हील हो जाता है। ह्यूनसू पूछता भी है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है, मुझे इससे दर्द हो रहा है। लेकिन वो ह्यूनसू से पूछना शुरू करती है कि तुम आखिर कितने दिन पहले इन्फेक्टेड हुए, तुम्हारे पास में क्या क्या सिम्टम्स आए थे, जब तुम इन्फेक्टेड हुए तो तुम्हें कैसा लगता था। ह्यूनसू को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यी क्यू उससे ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है। जिसके बाद में यी क्यू उसे सब कुछ बता देती है कि आर्मी वाले मेंबर्स ने उसके साथ में क्या किया, उसे पकड़ रखा था और साथ ही में वो लोग चाहते थे कि वो किसी ऐसे इंसान के बारे में बता दे जो कि 15 दिन से ज्यादा इन्फेक्टेड है। तो ह्यूनसू पूछता है कि क्या आपने मेरा नाम बता दिया। तो इस वक्त यी क्यू कुछ भी नहीं बताती। वो बताती है कि आर्मी के लोग कई सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि सारे लोग अभी तक 15 दिन के बाद में अपने आप ही मॉन्स्टर बन गए। उन्हें स्पेशल इन्फेक्टेड लोग चाहिए ताकि वो बाकी के एक्सपेरिमेंट कर सके। यहाँ जेह्योन हर वक्त जीसू के पास ही रहता था। इसी के साथ में अब जब पानी आ गया था तो सारे लोग काफी दिनों बाद में नहाए थे। इन सबको काफी अच्छा फील हो रहा था। ऊपर से बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे और आपस में बात करने लगते हैं। तभी चचा की वाइफ यहाँ पे आ जाती है जो कि बताती है कि वो भी इन्फेक्टेड है। इसी के कारण वो इस जगह से जाना चाहती है, लेकिन सारे लोग मिलकर वापस से एक बार वोटिंग करते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि चचा की वाइफ यहाँ से जाए। वो बहुत ही अच्छी लेडी थी। सारे लोगों ने मिलकर जब अपना हाथ ऊपर किया तो बेचारी चचा की वाइफ भी इमोशनल हो जाती है कि कोई भी लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। किसी को भी ये नहीं पता था कि उनके अंदर कितने जल्दी सिम्टम्स आएंगे और क्या वो अगर इन्फेक्टेड है तो मॉन्स्टर बन गई तो क्या होगा। इसी के कारण उन्हें क्वारंटाइन करने के बारे में सोचा जाता है। जब वो बाहर आती है तो ये क्यू से मिलती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, अच्छा हुआ जो तुम वापस लौट के आ गई। जिसके बाद उन्हें कमरे के अंदर डाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं लोग चाहते भी नहीं थे कि उन्हें बाहर भेजा जाए, डर भी रहे थे कि अगर वो यहाँ रही और मॉन्स्टर बन गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर तो वो भी परेशान हो रही थी कि मॉन्स्टर बन गई तो वो सारे लोगों को मार डालेगी। लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो थोड़ी देर के लिए तो जिंदा ही है। इतनी देर में ह्यूनसू भी आ जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। ये आंटी ह्यूनसू से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया, तुम अपने आप को कैसे रोक पा रहे हो, मैं भी बहुत कोशिश करूँ। वो ह्यूनसू से ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि ह्यूनसू समझ ही नहीं पाता कि आखिर आंसर क्या दे। जहाँ पे ह्यूनसू कहता है कि हाँ मेरे सामने भी मेरे डबल पर्सनैलिटी आई थी, लेकिन मैंने बस उसे कंट्रोल किया। और ये आंटी प्रॉमिस करती है कि वो भी अपने डबल पर्सनैलिटी यानी कि डेविल फेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। जिसके बाद में सारे यहाँ पे बेसमेंट में बैठे हुए लोग बात कर ही रहे थे, तभी इनमें से एक लेडी आती है जिसके पास में वाइन रखी थी जो कि बहुत पुरानी थी। यहाँ पे मिस्टर गिल आते हैं, उसे स्मेल करते हैं और बताते हैं कि ये वाइन तो 4 साल पुरानी है। यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि बड़े दिनों बाद में ये इस चीज को थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे थे। दूसरी तरफ ये क्यू भी यहाँ पे शावर ले रही थी और उसे अपने फ्लैशबैक्स आते हैं कि आर्मी वाले मेंबर्स ने उसे इसलिए छोड़ा है, इस कंडीशन पे छोड़ा है कि अगर वो सही लोकेशन बता देती है, स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान के बारे में बता देती है, तो उसके हस्बैंड के बारे में आर्मी मेंबर सब कुछ उसे बता देंगे। लेकिन इसके पहले उसे किसी इंसान का तो पता देना ही पड़ेगा। और यही सब बातें सोचते हुए उसे किसी की आवाज आती है और तभी पता चलता है कि यहाँ पे एक अलग ही तरीके का आर्मी सोल्जर आया था जो कि इनके ग्रीन हाउस की बिल्डिंग के अंदर घुस गया था। लेकिन ये क्यू ने उसे एक ही बार के अंदर जमीन पे लिटा दिया था। उसके बाद में वो उसे पूछती भी है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए और कैसे अंदर घुसे। उसके बाद में ये क्यू सारे लोगों के सामने उसे लेके जाती है। ये आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि यहाँ पे बैठा हुआ सारी की सारी चीजें खा जाता है, साथ ही में वाइन वाली बेरीज भी खा जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा बेहोश हो जाता है। इसी के साथ में अब मिस्टर गिल यहाँ पे अपनी फाइट से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताते हैं। जहाँ पे ये लोग बैठे हैं यानी कि ग्रीन हाउस के बिल्डिंग पे, इसके नीचे एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड हुआ करता था, कई सारे सोल्जर्स की बॉडी हुआ करती थी। सारे लोग इसे बड़े एंटरटेनिंग पर्पज से ले रहे थे कि चलो ठीक है मिस्टर गिल ऐसे ही सबका एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। लेकिन ह्यूनसू इनके पास में नहीं बैठा था, बल्कि ह्यूनसू अलग ही बैठा था। यही चीज हमारी डांसर यानी कि यूनियो देख लेती है और ह्यूनसू के पास आके बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। बातों ही बातों में वो उसे एक प्रॉमिस भी लेती है। वो प्रॉमिस ये था कि ह्यूनसू कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हमेशा अपना ध्यान रखेगा, सबके लिए जिंदा रहेगा। साथ ही में वो उसे कुछ साइन लैंग्वेज भी सिखाती है कि साइन लैंग्वेज में आखिर वो क्या कर सकता है। बेचारा ह्यूनसू जब ये चीजें नहीं कर पाता तो खुद यूनियो उसे करके बताती है हाथों से कि उसे ये चीजें कैसे करनी है, और ये सारी चीजें उसका भाई देख लेता है यानी कि यॉन यॉक, और आके कहता है कि अच्छा तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिल गया। जिसके बाद तो यूनियो गुस्से में आ जाती है और खड़ी हो जाती है कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं तो बस ह्यूनसू को साइन लैंग्वेज सिखा रही थी, इसके अलावा मैं क्या बताऊंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ में ह्यूनसू अपने पुराने मेमोरीज के अंदर जाता है, जहाँ पे एक वक्त में वो बहुत अच्छा लड़का हुआ करता था, सबसे हंस खेल के बोला करता था। आज वो वापस से वही बनना चाहता है। इसी के कारण उसने अपने बाल ट्रिम कर लिए थे। जिसके बाद सीन जीसू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त तक उसे होश आ गया था। जेह्योन जैसे उसे इस कंडीशन के अंदर देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया है। मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। जीसू बताती है कि तुमने मुझे पूछा था ना कि मेरे बचपन के अंदर फर्स्ट बर्थडे पे मैंने क्या चुना था, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने धागा नहीं चुना था, और मुझे ये भी पता था कि शायद मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो। लेकिन जो भी हो, जेह्योन इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि जीसू खड़ी हो गई है और वो नहीं मरी है, बल्कि अभी भी जिंदा ही है। यॉन यू यहाँ पे नीचे बैठी थी सिगरेट पीने के लिए, और इसी वक्त सैंगवॉक यहाँ से निकलता है। उसे पता था
था कि सैंगवॉक के पास में जरूर लाइटर मिल जाएगा, लेकिन सैंगवॉक जब इस लड़की के मुंह के अंदर सिगरेट देखता है तो उसे भी डांट देता है और चिल्ला देता है कि आखिर तुम क्यों पी रहे हो। तो यूनियो को लगता है कि सैंगवॉक जो कि इतना ज्यादा ड्रिंक और स्मोक करता है वो आखिर मना क्यों कर रहा है, आखिर इससे क्या हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि सैंगवॉक के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे थे, वो सबकी बातें मानने लगा था। इसी के साथ अब उस आर्मी के सोल्जर से पूछा जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन ये आर्मी का मेंबर कुछ भी नहीं बोलता बल्कि चुप था। इवन बार बार में बोलता जा रहा था कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, मैंने तुम लोगों को भी खतरे के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे हमारी फायर फाइटर यी क्यू भी थी और इसी के साथ में यॉन ह्योक भी था। जबरदस्ती करने पे इन लोगों को इस फाइटर के पॉकेट से एक वॉकी टॉकी मिल जाता है जिसके अंदर से आवाजें आ रही थी कि गोलियां चला दी है क्या तुमने, आखिर तुम कहाँ रह गए, भाग के भी कहाँ जाओगे, हम तुम तक पहुंच जाएंगे। कोई भी इंसान ये बातें नहीं समझ पा रहा था और साथ ही में आर्मी मेंबर भी कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है कि मैं यहाँ पे आ गया। फायर फाइटर यी क्यू उस रडार को तोड़ देती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि इन लोगों ने जो SOS का साइन लगाया था उसे देख के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी यहाँ पे लोग आ जाएंगे। इसी के कारण वो सैंगवॉक और ह्योंसू को कहती है कि उस SOS के साइन को हटा दो। दोनों ही ऊपर जाते हैं, टेरेस पे से उस साइन को हटा देते हैं। यॉन ह्योक जिसके बाद में जीसू के पास आता है उसकी तबियत पूछने के लिए, साथ ही में वो सबको ये भी इन्फॉर्म करता है कि आज से पहले उसने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, ऑपरेशन करना तो बहुत दूर की बात, उसने आज तक कोई सर्जरी देखी तक भी नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे उसने जीसू का ऑपरेशन कर दिया। उसे कोई श्योरिटी नहीं थी कि जीसू जिंदा रहेगी या मर जाएगी। ये सब कुछ यॉन ह्योक के कारण ही हुआ था। इसी के साथ हम चचा की वाइफ को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठी थी और उससे मिलने के लिए यी क्यू पहुंच जाती है। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि आखिर इन्फेक्टेड होने के बाद में इन्हें कैसा लगता है। यी क्यू समझाती है इस आंटी को कि आपको बस थोड़े दिनों का वेट करना है, अगर आप 15 दिन से ऊपर इन्फेक्टेड रही तो 16वें दिन के बाद में आप स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान में बदल जाएंगी, फिर आपको कोई नहीं मार सकता बल्कि आप तो खुद को कंट्रोल कर सकती हैं। यहाँ पे ह्योंसू और सैंगवॉक जब नीचे की तरफ उतर रहे थे तो इन्हें पता चलता है कि सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि इनकी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था और वो लिफ्ट के पास ही खड़ा था। यहाँ सैंगवॉक और ह्योंसू दोनों उसे रोकने के लिए जाते हैं लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर लिफ्ट के अंदर एंटर कर चुका था। अब लिफ्ट कब नीचे आती और ये लोग कब नीचे पहुंचते, इतनी ही देर के अंदर एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसने सैंगवॉक को पकड़ लिया था। सैंगवॉक ह्योंसू को कहता है कि तुम जल्दी से जाओ नीचे, वो इस मॉन्स्टर को देख लेगा। ह्योंसू फुल स्पीड से नीचे की तरफ भागता है लेकिन आखिर वो कब तक नीचे पहुंच पाता, क्योंकि ऑलरेडी लिफ्ट के बाहर नीचे एक लेडी को खड़ा कर रखा था कि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो आराम से किसी को मार सकती है। लेकिन जब ह्योंसू को पता चलता है कि वो लेडी उसका कुछ भी नहीं कर पाएगी तो वो डायरेक्ट इतनी ऊंचाई से जंप करता है ताकि वो जल्द से जल्द पहुंच सके। यहाँ दूसरी तरफ चचा की जो वाइफ बैठी थी एकदम से उनके अंदर इफेक्टेड होने के काफी ज्यादा सिम्टम्स आ जाते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से नोज ब्लीडिंग करने लग जाती है, इवन चेंज भी होने लग जाती है। लेकिन तभी ये क्यों उनके ऊपर बिलीव करती है और उनका हाथ पकड़ लेती है। इसी के कारण ये आंटी थोड़ी सी शांत हो जाती है। अब जब अलार्म बज चुका था कि कोई तो मॉन्स्टर नीचे उतर रहा है तो सारे के सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके थे। लेकिन सबसे पहले जो इंसान पहुंचता है वो जे ह्योन था। वो अपने साथ में तलवार लेकर आया था और इसी के साथ में इस सिक्योरिटी गार्ड से कंटिन्यूअसली फाइट करने की कोशिश करता है। ह्योंसू जो नीचे गिरा था तो पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट गई है, फिर भी वो बेचारा रेंगता रेंगता आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जे ह्योन फुल टू फाइट करता जा रहा था और एक मोमेंट ऐसा आता है क्योंकि उस सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में ग्रास कटर था और उस ग्रास कटर के कारण जे ह्योन का पूरा हाथ कट जाता है। सारे लोग देखते ही रह जाते हैं कि आखिर ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी चीज हुई। उसके एक हाथ के अंदर जिस हाथ से वो तलवार चलाता था वो हाथ नीचे गिर गया था, लेकिन फिर भी जे ह्योन नहीं रुका था। उसे पता था कि अब वो जब मरने ही वाला है तो एटलीस्ट इस मॉन्स्टर को तो मार के मरे। इसी के कारण वो अपने ही हाथ से अपने कटे हुए हाथ की तलवार उठाता है और उसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरीके से मारने की कोशिश करता है और साथ ही में लिफ्ट के अंदर ले जाता है। अब लिफ्ट के अंदर वो सिक्योरिटी गार्ड भी था जिसके पास में ग्रास कटर था और साथ ही में जे ह्योन भी उसके ऊपर अटैक करता ही जा रहा था। जिन लोगों को नहीं पता था कि जे ह्योन उसे फाइट कर रहा है वो लोग भाग के आग लेकर आते हैं। जे ह्योन ये चीज देख चुका था, इसी के कारण सब लोगों को कहता है कि जला दो, आग फेंको, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाता। आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी कि जे ह्योन को वो जला दे, क्योंकि जे ह्योन काफी ज्यादा अच्छा वॉरियर, काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। सारे लोग बस देख ही रहे थे, कोई भी उसे मार नहीं पाता। लेकिन ये काम यॉन ह्योक को करना पड़ता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ये मॉन्स्टर बाहर आ जाता। इसी के कारण वो आग से जलती हुई बोतल को अंदर फेंक देता है। देखते ही देखते उस मॉन्स्टर में भी आग लग जाती है और जे ह्योन भी मर जाता है। ये अब तक का गाइस सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि जे ह्योन जाने से पहले जीसू को अपने मन की फीलिंग्स बता के गया था कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है और उसके बाद में ही वो डायरेक्ट मर गया। और इसी के साथ गाइस ये 8th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लास्ट के 2 एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है गाइस। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से सेकंड लास्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।